देश का आम बजट पेश होने वाला है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये दूसरा पूर्ण बजट है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9वीं बार बजट पेश कर रही हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि रविवार को बजट पेश किया जा रहा है। जब बजट पेश हो रहा है तो घर में तो चुनौतियां हैं ही, वैश्विक चुनौतियां भी सामने हैं और इन सब के बीच में अगले कुछ सालों के लिए भारत का रोड मैप तैयार किया गया है। वैश्विक बाजार में टैरिफ से टक्कर लेने के लिए जहां नए दोस्त बनाने यहां पर पड़ रहे हैं और फ्री ट्रेड डील करनी है, एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना है, वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की रक्षा के लिए तैयारियां भरपूर करनी है और ताकत बढ़ानी है। तो दूसरी तरफ आम आदमी, सैलरी वाले, इन्वेस्टर, सीनियर सिटीजन, इसके अलावा किसान, महिला और युवा, सबकी लंबी उम्मीदों की लिस्ट है। अब बस इंतजार है उस पल का जब बजट की किताब खुलेगी और साफ हो जाएगा कि बजट 2026 आखिर किसके सपनों को कितनी राहत यहां पर मिली है। तो उम्मीदें बहुत ढेर सारी यहां पर की जा रही हैं और ऐसे में आपको भी आज बहुत सारी उम्मीदें यहां पर हैं और लगभग 11 बजे अब सब तय हो जाएगा कि आखिर बजट के पिटारे में इस बार क्या रहने वाला है, क्या खास है, आम आदमी के लिए क्या खास होने वाला है, टैक्स पेयर्स के लिए क्या खास होने वाला है। इसके अलावा देखिए बहुत बड़े मुद्दे इसमें रक्षा को बढ़ावा मिल सकता है, रक्षा क्षेत्र में हो सकता है बजट को विस्तार मिले। इसके अलावा जो वैश्विक व्यापार में अनियमितताएं लगातार बढ़ रही हैं उसको लेकर जो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं उनसे कैसे निपटा जाए उसको लेकर भी यहां पर कुछ सुरक्षा व्यापारियों को दी जा सकती है, टैक्स पेयर्स के लिए कुछ राहत हो सकती है, पेंशनर्स के लिए कोई राहत हो सकती है और इसके अलावा रक्षा क्षेत्र का जो बजट है उस पर भी फोकस यहां पर इस बार हो सकता है सरकार का। और देखिए आज पेश होने जा रहा है आम बजट और सिर्फ एक और सालाना बजट नहीं है, यह बजट पिछले 75 वर्षों में आए तमाम बजटों से अलग और खास माना जा रहा है क्योंकि इस बार सरकार सिर्फ खर्च और आमदनी का हिसाब नहीं दे रही बल्कि देश को आगे ले जाने का साफ रोड मैप सामने आ रहा है। अब तक बजट भाषणों में ज्यादातर फोकस पार्ट ए पर होता था जहां योजनाएं, घोषणाएं और आंकड़े गिनाए जाते थे, लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण का पार्ट बी सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि पार्ट बी में न सिर्फ विस्तार से बात होगी बल्कि इसमें देश के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लक्ष्यों को साफ शब्दों में रखा जाएगा, यानी आज की जरूरतें भी और आने वाले दशकों की तैयारी भी। ये वही दौर है जब भारत 21वीं सदी के दूसरे क्वार्टर में कदम रख रहा है और ऐसे समय में बजट का पार्ट बी भारत की आर्थिक सोच, उसकी प्राथमिकताओं और वैश्विक मंच पर उसकी भूमिका को परिभाषित करेगा। पार्ट बी में भारत की लोकल ताकतों को ग्लोबल पहचान देने की रणनीति दिखेगी। आज भारत किस चीज में मजबूत है और कल किन क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है, इसका रोड मैप यहीं से सामने आएगा। और देखिए यही वजह है कि इस बजट का पार्ट बी सिर्फ संसद में नहीं बल्कि देश विदेश के अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों की नजर में भी रहेगा क्योंकि आज का बजट सिर्फ आज का नहीं, भारत के आने वाले कल की कहानी लिखने वाला है, गढ़ने वाला है। और यही कारण है कि न केवल भारतवर्ष की नजर इस पर है बल्कि दुनिया की नजर भी लगातार अब इस बजट पर, आज के इस बजट पर जो 11 बजे पेश होने वाला है, इस पर टिकी हुई है। और देखिए निर्मला सीतारमण अब तक 8 बार देश का बजट पेश कर चुकी हैं, इस बार वो 9वीं बार बजट पेश करेंगी और मोरारजी देसाई के बाद सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री वो बन जाएंगी। सबसे लंबा भाषण उन्होंने अपने दूसरे बजट में ही दिया था जो 2 घंटे 45 मिनट का था साल 2020-21 के बजट में। इससे पहले भी उन्होंने 2 घंटे से ज्यादा भाषण दिया था। 2019-20 में 2 घंटे 17 मिनट का भाषण था। हालांकि पिछली बार देखिए बजट का जो भाषण इनके मुकाबले छोटा भी थोड़ा यहां पर था। 2025-26 का बजट भाषण था 1 घंटे 14 मिनट का और इस बार का उनका बजट भाषण कितना लंबा होने वाला है इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करते हुए अक्सर लोकल कला को बढ़ावा देने के लिए ऐसी साड़ी पहनती रही हैं जो लोक कला से प्रेरित रही है। अक्सर हाथ से बुनी साड़ियां वो पहनती रही हैं और बजट से हैंडलूम और टेक्सटाइल हेरिटेज को बढ़ावा भी वो देती रही हैं। साल 2019 में मैजेंटा कलर की मंगली रेशम की साड़ी उन्होंने पहनी थी, फिर साल 2020 में पीले रंग की रेशम की साड़ी उन्होंने पहनी, 2021 में लाल रंग की पोचमपल्ली साड़ी उन्होंने पहनी थी, फिर 2022 में ब्राउन कलर की बोमकाई साड़ी उन्होंने पहनी, 2023 में भी लाल रंग की कसूती साड़ी कढ़ाई की हुई उन्होंने पहनी थी। 2024 में जब अंतरिम बजट यहां पर पेश किया गया था तो कांथा कढ़ाई टसर रेशम की साड़ी उनकी ओर से पहनी गई थी और 2024 में ही ऑफ वाइट मंगलगिरी साड़ी उनकी ओर से पहनी गई। 2025 में क्रीम गोल्डन रंग मधुबनी प्रिंट वाली साड़ी उन्होंने पहनी और इस बार बजट से देखिए आम आदमी को बहुत सारी उम्मीदें हैं। क्या क्या उम्मीदें हैं, देखिए लोग कौन कौन से सेक्टर में राहत चाहते हैं और सोने की कीमतों को लेकर लोग बजट में कौन सी राहत चाहते हैं, इन सवालों को लेकर हमने दिल्ली की जनता से बात भी की। देखिए सबसे पहले तो मैं कहूँगा जो गोल्ड के रेट अप एंड डाउन हो रहे हैं ना, इससे आम जनता बहुत परेशान है। तो MCX के नियमों में फेरबदल करना पड़ेगा। कुछ समय के लिए हो सकता है सोना चांदी को वो सस्पेंड भी कर सकते हैं।
क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा अप डाउन है। 1-1 लाख रुपए एक दिन में डाउन होना कोई बच्चों का खेल नहीं है, मजाक है। लोग बाग बर्बाद हो गए हैं। ये तो ऐसे ही चलेगा जब तक अब लड़ाई चलती रहेगी या लड़ाई रुकती रहेगी। सोने के दाम घटते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। डॉलर के दाम भी तो बहुत बढ़ गए हैं ना, उसके हिसाब से भी दाम बढ़ रहे हैं। फिर चांदी के दाम तो खैर ठीक समझ में आते हैं कि इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज़बरदस्त है। थोड़ा प्राइस कंट्रोल, फार्मास्यूटिकल ऑलरेडी एक प्राइस कंट्रोल थिंग है, यू कैन ओनली इंक्रीज प्राइस वंस इन अ ईयर। तो यस, बहुत ज़्यादा मेजर आई कैन नॉट होप, बट यस कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। हाँ, राहत डेफिनेटली है। जीएसटी कम हुआ है तो उसमें है, मार्जिन सिमिलर हैं। जो भी चेंजेस आए हैं जीएसटी में वो आपको पास ही करने हैं लोगों को, तो ऐसे मार्जिन में कोई डिफरेंस नहीं आया। व्हाटएवर जो भी डिफरेंस आया वो कंज्यूमर को डायरेक्ट पास ही हुआ है। इसलिए दवाइयों पे राहत पहले भी दी है और बहुत सारे जन औषधि वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसे गवर्नमेंट ने कर रखा है, लेकिन ऑब्वियसली चाहते तो यही हैं कि भाई लोगों के ऊपर बर्डन कम हो इन सब चीज़ों का, क्योंकि अभी भी इलाज जो है बहुत महंगा है। सारी चीज़ें मिलाकर अगर देखें ओवरऑल तो काफ़ी महंगा इलाज है अभी भी हिंदुस्तान के अंदर। तो सब लोग चाहते हैं कि भाई उसमें राहत मिले, कुछ दवाइयों पे राहत मिले, कुछ और चीज़ों में भी राहत मिले। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं तो ये कहूँगा कि राहत मिलनी चाहिए और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। चाहता हूँ कि इस पर सरकार कम करे इसका जीएसटी, और जो भी है गरीब को सुविधा मिले। काहे कि जो भी इलाज में जो महंगा दवाई है, कैंसर का हो या यूरोलॉजी का हो या किडनी का हो, ये सब दवाई महंगी होती हैं, वो कम होना चाहिए जो कि आम आदमी को फ़ायदा पहुंच सके। कि इस पर जीएसटी घटाया गया है, लेकिन मेडिसिन पे उतना ही रेट बढ़ा दिया गया है। है ना, जो चीज़ 10 रुपये की आ रही थी उसे 15 रुपये का कर दिया है जीएसटी, फिर कर दिया है। कोई फ़र्क नहीं पड़ा है नॉर्मल आदमी की। हैं तो बजट से बहुत सारी ढेर सारी उम्मीदें व्यापारियों को भी हैं, छात्रों को भी हैं, इसके अलावा कई सारे लोगों को, आम जनता को यहाँ पर हैं। क्या क्या वो उम्मीदें हैं उन पर हम यहाँ बातचीत करेंगे। देखिए हमारे दो सहयोगी अमित पांडे दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और दिल्ली से ही रवि सिंह भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। अमित, सबसे पहले आपके पास क्या तस्वीर और क्या लोगों के बीच आप मौजूद हैं, आपने उनसे बातचीत की? क्योंकि थोड़ी देर का इंतजार यहाँ पर और बजट का पिटारा खुल जाएगा, क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, इस वक्त हम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आवास पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें देखिए यहाँ पर। अब से थोड़ी देर में वित्त मंत्री निकलेंगे यहाँ से और आगे जिस तरीके से बजट पेश करने से पहले जो परंपरा होती है, राष्ट्रपति से मिलना होता है, इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग होती है, वो सब औपचारिकताएं पूरी करेंगी। लेकिन जो हमने पिछले कुछ दिनों में लोगों से बात की, इस बार लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि विशिष्ट परिस्थितियों में इस बार भारत का बजट पेश हो रहा है। ये वो साल है जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती थी। इसके अलावा भारत के ऊपर टैरिफ लगाया गया, आर्थिक रूप से भी भारत को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, लेकिन भारत उन दोनों चुनौतियों से बेहद उम्दा तरीके से निपटा था। ऑपरेशन सिंदूर में जवाब दिया गया, उसके बाद डिफेंस सेक्टर पर खासा ध्यान दिया गया और टैरिफ का जहाँ तक सवाल है, आर्थिक मोर्चे पर प्रतिबंध लगने के बाद भारत की जवाबी आर्थिक कार्रवाई थी, ईयू से समझौता किया गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर जोर दिया। तो इस बजट में रक्षा क्षेत्र पर और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर खासा जोर दिया जाएगा और सूत्रों के मुताबिक सरकार एक बड़ी पॉलिसी लाएगी जिससे छोटे जो उत्पादक हैं वह अपनी उत्पादकता बढ़ाएं। जीडीपी जो इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में 6.8 से 7.2% का अनुमान लगाया गया है, वो उसकी भी बढ़ाने की दर बरकरार रखी जाएगी। और तीसरी अहम चीज़ है शिवानी कि कृषि उत्पाद है, कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर कैसे ले जाया जाए, इस पर इससे संबंधित सरकार की एक बड़ी योजना आएगी। सबकी नजरें रहेंगी, अलग परिस्थिति है, उम्मीद सबको है। बेशक बहुत सारी अलग अलग परिस्थितियां जैसा आपने जिक्र किया अमित यहाँ पर हैं और इनसे निपटना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो बजट में क्या रूपरेखा तैयार की जाती है उस पर सबकी निगाहें यहाँ पर टिकी होंगी और कैसा रहेगा इस बार का बजट। रवि भी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, आप कहाँ पर मौजूद हैं, क्या तस्वीर वहां से दिखाएंगे और क्या इससे पहले लोगों से आपने बातचीत की थी, क्या उम्मीद वो कर रहे हैं इस बार, क्या उनको मिलेगा? क्योंकि अगर सबसे ज्यादा कोई उम्मीद करता है तो वो है आम आदमी, जो मिडिल क्लास है, उसको बहुत सारी उम्मीदें यहाँ पर होती हैं। शिवानी, इस समय मैं पंकज चौधरी के आवास पर हूं और पंकज चौधरी एमओएस फाइनेंस यानी कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, अब से थोड़ी देर के बाद में पंकज चौधरी यहां से निकलेंगे सबसे पहले वित्त मंत्रालय, क्योंकि अभी वित्त मंत्रालय का जो एड्रेस भी चेंज हो चुका है, बिल्डिंग अब शिफ्ट हो चुकी है कर्तव्य भवन में। अब तक ये नॉर्थ ब्लॉक में होता था।
दोनों ही मंत्री वहां पर पहुंचेंगी। जैसे कि हमारे सहयोगी अमित पांडे बता रहे थे कि निर्मला सीतारमण और पंकज चौधरी वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद एक सेरेमनी किया जाएगा, फोटो ऑप होगा। फोटो ऑप के बाद राष्ट्रपति भवन जाएंगे, वहां से अप्रूवल लेंगे, एक सहमति वहां से होता है। इसके बाद फिर पार्लियामेंट जाएंगे, कैबिनेट की अप्रूवल के बाद 11 बजे पेश किया जाएगा। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि आम जनता को क्या उम्मीद है, सबसे ज्यादा इस बार के बजट में सबसे ज्यादा जो चर्चा है गोल्ड और सिल्वर के बेतहाशा बढ़ते हुए दाम को लेकर, क्योंकि लगातार शुरुआत हुई थी गोल्ड के दाम से लेकर और अब पिछले कुछ समय में सिल्वर के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो उसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से इस बजट में क्या कुछ दिया जा सकता है, क्या कुछ राहत दी जा सकती है। और पिछले 2-3 साल में, 4 साल में एक बात और भी हो रही है, क्योंकि 2019 में पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर हुआ था, उसकी शुरुआत हुई थी 6,000 रुपए सालाना। तो क्या उसमें बढ़ोतरी होने वाली है, क्योंकि डिमांड की जा रही है कि 12,000 या 9,000 दिया जाए, तो उसमें भी की बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है किसानों की तरफ से। लेकिन जो सैलरीड क्लास है, पिछले बजट में केंद्र सरकार से एक बड़ी राहत दी गई थी, जिसमें 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स ना लगाने का फैसला किया गया था। तो सबसे ज्यादा चर्चा उस बार हुई थी, तो एक बड़ी राहत उस समय पिछले बजट में दिया गया था। लेकिन इस बार केंद्र सरकार के सामने, मोदी सरकार के सामने बहुत बड़ी चैलेंजेस है, क्योंकि ग्लोबल अनरेस्ट है, बहुत ज्यादा वैश्विक स्तर पर चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं। तो उसको किस तरीके से केंद्र सरकार निपटती है, इस बजट में देखने को मिल रहा है, मिल सकता है। और तमाम जनता की उम्मीदें, अलग अलग सेक्टर की उम्मीदें हैं। बेशक बहुत सही बातें आपने यहाँ पर की। ग्लोबल चैलेंजेस बहुत ज्यादा बड़े हैं। इसके अलावा कृषि का क्षेत्र, जैसा आप जिक्र कर रहे थे, अब तक जितनी ट्रेड डील हुई है कृषि और डेयरी को उससे बाहर ही यहाँ पर रखा गया है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि कृषि क्षेत्र में भी बजट में कुछ यहाँ पर लिखा आ सकता है, कृषि किसानों के लिए कुछ अच्छी खबर यहाँ पर निकल कर आ सकती है। और देखिए, वहीं बजट से पहले कांग्रेस ने मोदी सरकार से सवाल भी किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस बार मोदी सरकार पुरानी सरकार की गलती का बहाना बनाकर अपनी नाकामी छिपा नहीं सकती। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि इस आम बजट में मोदी सरकार पुरानी सरकार की गलती का बहाना नहीं बना सकती। उनकी अपनी नीतियों ने अर्थव्यवस्था को एक अभूतपूर्व संकट में डाल दिया है। क्या ये बजट उन कई आर्थिक संकेतों का असली समाधान देगा जो अब तेजी से नीचे गिर रहे हैं? तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक ट्वीट है जो इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं। और कांग्रेस लगातार बजट को लेकर सवाल करने कांग्रेस ने यहां पर शुरू कर दिए हैं और इसमें कई सारे जो चैलेंजेस हैं उनका जिक्र भी यहां पर करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे अपने ट्वीट में नजर आए। लेकिन देखिए, सबकी निगाहें इस वक्त टिकी हैं कि आखिर बजट में इस बार क्या खास यहां पर रहने वाला है। जो ग्लोबल चैलेंजेस इस वक्त बने हैं, व्यापार क्षेत्र को किस तरीके से सुरक्षित करना है, आत्मनिर्भर भारत की एक अलग तस्वीर यहां पर कैसे बनेगी, और कैसे सेमीकंडक्टर्स का जिक्र जब लगातार यहां पर हो रहा है, तो सेमीकंडक्टर क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कैसे बजट में क्या रूपरेखा तैयार होगी, उस पर सबकी निगाहें यहां पर हैं। और देखिए, इसी बीच बीजेपी नेता प्रदीप खंडेलवाल ने कहा कि आज जो बजट पेश किया जाएगा वो 2047 में भारत के विकसित भारत बनने के लिए मील का पत्थर बनेगा। उम्मीद है कि बजट समावेशी बजट होगा और वो निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था कितनी जल्दी 2047 विकसित भारत को पार करेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो विजन है उसको पूरा करेगी। उसके लिए बजट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बनेगा और मील का पत्थर साबित होगा। तो देखिए, जब 2047 की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं और बजट को लेकर भी यही जिक्र हो रहा है कि 2047 वाला विकसित भारत का बजट होगा, तो बात सस्टेनेबिलिटी की भी होती है। तो ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी कुछ ऐसा खास कदम सरकार की ओर से इस बजट में उठाया जा सकता है। और देखिए, वहीं बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने आज पेश होने वाले बजट को भारत को रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि बजट विकसित भारत के संकल्प को ताकत देने वाला होगा और अन्नदाता किसानों के घरों में खुशहाली देने वाला होगा। देखिए, जैसा प्रधानमंत्री जी ने अपने संसद की शुरुआत में अपने संबोधन में बोला कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर आधारित आगामी बजट होगा। आगामी बजट विकसित भारत के संकल्प को ताकत देने वाला होगा। आगामी बजट अन्नदाताओं के घर में, किसानों के घर में और खुशहाली देने वाला होगा। आगामी बजट 13 करोड़ भारतवासी जो एमएसएमई पर निर्भर करते हैं, जिनकी आजीविका एमएसएमई उद्योग से चलती है, उसको राहत देने वाला होगा। आगामी बजट लार्ज कॉर्पोरेट्स को और कॉम्पिटिटिव बनाने वाला होगा। आगामी बजट भारत को
इंटेलेक्चुअल दुनिया में एआई का हब बनाने वाला होगा। तो देखिए, बहुत ढेर सारी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन हलचल सबसे ज्यादा इस वक्त कहीं पर है तो वह है वित्त मंत्री के घर के बाहर, जहां पर खुद हमारे सहयोगी अमित पांडे इस वक्त मौजूद हैं। अमित, क्या कार्यक्रम आज का रहने वाला है? कितनी देरी में यहां से वित्त मंत्री अब आगे अग्रसर होंगी? देखिए, 8:15 के आसपास वित्त मंत्री का अपने आवास से निकलने का जो कार्यक्रम है और शेड्यूल के मुताबिक वो अभी तक अपने कार्यक्रम के मुताबिक ही निकलेंगी। और ये देखिए, तस्वीरें देखिए, 15 सफदरजंग रोड है और पिछले कई बार से जब वित्त मंत्री निकलती रही हैं तो यहीं से निकलती हैं और उसके बाद वित्त मंत्रालय जाएंगी। पहली बार कर्तव्य पथ पर जो नया वित्त मंत्रालय है वहाँ पर फोटो ऑप होगी, वहाँ पर बैठक होगी आला अधिकारियों के साथ, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएंगी, उसके बाद पार्लियामेंट जाएंगी, उसके बाद कैबिनेट की बैठक में बजट को अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद 11 बजे पेश करेंगी। ये तो जो पूरा तय शेड्यूल है वो चीज़ है। लेकिन सबसे अहम चीज़ है इस बार जो है आत्मनिर्भर भारत और कृषि उत्पादों का बेहतर किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनको पेश किया जाए, कैसे किसानों के बल पर आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो कैसे प्राप्त किया जाए, इसका खाका ये पेश करेंगी। तो बड़ी हलचल है यहाँ पर और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा हम यहाँ पर आला अधिकारियों का मूवमेंट यहाँ पर देख सकेंगे। जी बेशक रवि, आपसे भी तस्वीर यहां पर जानना चाहेंगे, कितनी देर में जो एमओएस हैं वो वहां से निकलेंगे, क्या कार्यक्रम उनका आज रहने वाला है? शिवानी, अमूमन कार्यक्रम लगभग वही है क्योंकि जैसे अमित पांडे बता रहे हैं कि 8:15 बजे के आसपास निर्मला सीतारमण निकलेंगे। उससे थोड़ी देर पहले वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी अपने घर से पंडित रविशंकर शुक्ला लेन 20 जो नंबर है आवास, यहां से वो निकलेंगे और इसके बाद दोनों ही मंत्री कर्तव्य भवन पहुंचेंगे, जो वित्त मंत्रालय का नया दफ्तर है, इस बार शिफ्ट हुआ है, वहां पर फोटो अप होगा। इसके बाद सीधे तौर पर कैबिनेट की बैठक, राष्ट्रपति भवन से वहां पर अप्रूवल, फिर पार्लियामेंट में इसको पेश किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार, जैसा कि अभी मैं कुछ नेताओं की बाइट सुन रहा था, उनके जो स्टेटमेंट आ रहे थे सामने, जिसमें प्रवीण खंडेलवाल जो व्यापारियों को रिप्रेजेंट करते हैं, एक जवाबदेही होती है लोगों को, जो चुन के आते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं ये नेता, उनकी जवाबदेही होती है कि आपकी सरकार है, हमने आपको चुनकर भेजा है वहां पर पार्लियामेंट में, तो आखिर में हमारे लिए, हमारे तबके के लिए आपने क्या किया है, वहां पर क्या आवाज उठाई है कि नहीं उठाई है। तो इन लोगों की भी धड़कनें बढ़ी रहती है क्योंकि इन लोगों की भी जवाबदेही होती है कि व्यापारियों के लिए क्या है, किसानों के लिए क्या है, नौकरी पेशा के लिए क्या है, बड़े व्यापारियों के लिए क्या है, अलग अलग सेक्टर्स के लिए क्या है। तो इन नेताओं के लिए भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है, इंतजार होता है कि उनके जो जिन वर्ग को वो ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं उनके लिए क्या इस बजट में है। तो फिलहाल वो भी इंतजार करते हैं। इंतजार जैसा आप जिक्र कर रहे हैं इसलिए ज्यादा खास है, इसलिए व्यापारियों की नजर इसलिए ज्यादा इस बार के बजट में है क्योंकि बहुत सारी वैश्विक चैलेंजेस, ग्लोबल चैलेंजेस यहां पर आ रहे हैं। टैरिफ हमने देखा किस तरीके से ट्रंप ने यहां पर लगाया भारत पर, उसका असर कहीं ना कहीं व्यापारियों पर हल्का फुल्का जो पड़ा है उसको किस तरीके से सीमित यहां पर किया जाए, आर्थिक सुरक्षा कैसे यहां पर मुहैया कराई जाए, उसको लेकर सबकी नजर यहां पर टिकी होगी इस बार के बजट में। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।